नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो कि आज हम लोग इसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। आज जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है उसको अंडरलाइन करके नोट करेंगे। टॉपिक है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। लेसन 4 है। क्या है? 4। आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसको हम लोग चलिए रीडिंग लगाते हैं अच्छे से। 1895 में बिरसा नामक एक आदमी का झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। कब? तो 1895 में। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दिकुओं मतलब बाहरी लोगों की गुलामों से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा का समर्थक में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? जो वे बाहरी लोग कौन होते थे? दीकू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग। ठीक है, उन्हीं को हेल्प करने के लिए वो सोच रहा था। उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीले के रीति रिवाजों और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। चलिए, ये चित्र है, क्या चीज का एक चित्र है तो देख लेते हैं। ये चित्र कहाँ का है? तो फर्स्ट चित्र है उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले के महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही थी। उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं, ये है मार्केट जा रही है सब। चलिए, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? तो 19वीं सदी देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो कुछ झूम की खेती करते थे। क्या करते थे? झूम की खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती कहा जाता है। झूम की खेती को क्या कहा जाता है? घुमंतू खेती कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि घुमंतू खेती किसको कहते हैं? तो झूम की खेती को। ठीक है, इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लगाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहां उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की
वह जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकार और संग्राहक थे। क्या थे? तो कुछ संग्राहक और कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह के एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वह साल में महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की फूलों की जरूरत होती थी। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे पलाश के फूल के नाम पे ही पड़ा था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चलिए यहाँ पे चित्र पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। परती का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। उस समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसको परती कहते हैं। साल का मतलब क्या होता है? साल का मतलब क्या होता है? एक पेड़ का नाम है साल। महुआ क्या है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? महुआ कहते हैं। चलिए चित्र 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। चित्र 2 में दिया हुआ है डोंगरिया कंद कबीले की औरत पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही। इन पत्तियों से पतले बनाई जाएगी, भोज खाने वाला पत्तल। चलिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही कहते थे कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमत वन उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरत चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मिट्टी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आपस के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते तो आदिवासियों का मजदूर के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद का जंगल की संतान मानते थे। बेगा जो समुदाय के लोग था, बेगा खुद को वो जंगल का संतान मानते जो केवल जंगल की ही उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। बेगाओं जनजाति समुदाय जो था वो मजदूरी करना नहीं, उसके लिए क्या था कि ये अपमान की बात है। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वह कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचैन की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे।
कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लावाड़ियाँ आदि समुदाय गाय भैंस झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गहड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, कुछ एटलस दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? चित्र नंबर 3 है। भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके, कहाँ कहाँ आदिवासी पाया जाता था तो ये दिया गया हुआ है। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है तो यहाँ देखिए, गड्डी, वन गुज्जर, भोटिया, सहरिया, भील और बंजारा, कोयला, बंजारा, गोंड, बहुत सारा है। ठीक है, कि ये जो कि आदिवासी का समुदाय के इलाके का क्षेत्र है। शिकार स्रोत वन है। स्रोत वन को हम लोग देखते हैं। शिकार का वक्त, बुआई वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930 को 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेंगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों को बंटवारों को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चेत में औरतें डैश इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूडों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागौन, इमली और मशरूम कहते हैं कुकुरमुत्ता को, ठीक है, छाता टाइप का होता है, आदि फल बीन कर लाती थी। बेंगा औरतें यहाँ तो केवल जड़े या गंध इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेंगाओं को सबसे अच्छा शिकार माना जाता था। बैसाख में जंगली को जलाया जाता था और अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ के भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटिक पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गान और शादियां भी पूस के महीनों में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने का मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों का भी जरूरत पड़ने लगती थी। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेंगा 1939 और एल्विन अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोड्स वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित है। ये चित्र 4 है। क्या है? ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की बिहार में 1946 ईस्वी में। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते हुए, मतलब अपनी माँ के साथ जंगल में जाते हुए लकड़ी लाने के लिए, ठीक है। चलिए, गतिविधि है यहाँ। क्या है गतिविधि?
बेंगा औरतों और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनमें कामों की क्या फ़र्क थे? दोनों का काम का अलग अलग था कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, चलिए बेवड़ का मतलब समझ लेते हैं क्या है। बेवड़ का मतलब क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़ है। घुमंतू, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है? बेवड़ है। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उन्हें अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वो खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे और ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतू खेती करने वाले मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। चलिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? अब देखते हैं औपनिवेशिक से क्या उसको दिक्कत हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उन्हें अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन और वन प्रबंधक के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं का कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई बार गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिदिन ही हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रहा। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। क्या है ये? घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। कौन चाहते थे? तो अंग्रेज चाहते थे। चलिए चित्र ये देख लिए। बेवड़ का मतलब क्या होता है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है क्या? तो बेवड़। मध्य प्रदेश में जो घूम घूम के खेती करता है उसको क्या कहते हैं? बेवड़। चलिए 5 नंबर प्रश्न, सॉरी 5 नंबर प्रश्न नहीं है, ये 5 नंबर चित्र है। ठीक है, फिगर है। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर
जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। ये देखिए घर बन रहा है, कहाँ पे है ये, तो पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कृषि मतलब खेती हो रहा है। तो अंग्रेज क्या चाहता था, अंग्रेज चाहता था कि एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपनी भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने को अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखा हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उन्हें खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसी कबीले को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। चलिए अब है वन कानून और उनके प्रभाव। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। चलिए अब इधर देख लेते हैं क्या है इसमें कहीं पे। हाँ यहाँ पे 6 नंबर ये फिगर है, चित्र 6 है। क्या है, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। कहाँ पे, तो गुजरात के जंगल में भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात का बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। कहाँ पे, तो गुजरात के, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ये चित्र नंबर कौन सा है, 7 है। पहले देख लेते हैं ये चित्र नंबर 7 है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। ये समतल जमीन है वो, और ये कहाँ है, जंगलों पे काट उबड़ खाबड़ में धान की साफ उखड़ के जंगल को खेती किया जा रहा है। चलिए, नियम कानून बनने से उस पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों की राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे और अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने और झूम की खेती करने के फल इकट्ठा करने, पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। जब अंग्रेज जो था, पहले वो लोग आदिवासी लोग क्या करते, सभी समुदाय जो थे, जनजातियां जो थी, वो जंगल में ही रहते थे, जंगल का ही वंशज वो मानते थे। और उसको क्या कर दिया, जंगल में ना शिकार देने जा रहा था, झूम की खेती भी रोक लगाई गई थी, शिकार पे लोग लगा दिया था, फल फ्रूट पे भी लोग रोक लगा दिया था। तो उस समय उसको समस्या पैदा हो गई। तो उससे क्या हुआ, समस्या यह थी, पाबंदी लगा दी, उसके सामने समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए।
रेलवे का स्लीपर्स जो नहीं होता है, दोनों पटरियों के बीच में गति दबाव को कम करने के लिए, तो उसके लिए भी इंतजाम करना था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले की वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करना होगा। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। चलिए अब स्रोत 2 है, स्रोत 1 उधर देख लिया, अब स्रोत 2 में देखते हैं क्या है। ये स्रोत 2 है, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, हर इंसान को समस्या दिया था ब्रिटिश। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेंगा आदिवासी के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन ने इस लोगों को रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेंगा के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बेंगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजों में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों के बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। मतलब कहने का उसका मतलब है कि जब गाय बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कहने का अंग्रेजों के इस दौर में जीना बहुत मुश्किल है। पशु कर अदा के लिए बेचे जाते हैं गाय, जब पशु कर के लिए गाय बेच के उसके देते हैं। भैंस बेचते हैं तो जंगल को कर देते हैं। अब बैल बेचते हैं तो लगान के लिए जाता है, तो भोजन कहाँ से पाएगा। कितना है देख लेते हैं। अच्छा ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज है और। चलिए, बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से चल रहे जिन्हें सरकार और कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौर जनजातियों समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादन की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत की निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनकी कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपया मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कृषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाला बिचौलिया को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा
दुश्मन मानने लगे थे। चलिए ये चित्र पहले यहाँ से देखते हैं, वहाँ 7 था, ये चित्र 8 होगा। ठीक है, चित्र ये पहले चित्र देख लीजिए, ये चित्र 8 है। क्या चीज़ का है ये चित्र? क्या चीज़ का है? तो गोदरा औरतें बुनाई करते हुए। क्या? तो गोदरा का बुनाई करते हुए। ठीक है, और ये चित्र 9 है। चित्र 9 क्या चीज़ का है? चटाई बुनती एक हाजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। क्या है? तो ये क्या बुन रही है? चटाई बुनती है हाजांग औरत। ठीक है, और ये है टेन है कोयला कारखानों की, इसमें दिया हुआ होगा। ये चित्र नंबर 10 है। बिहार के कोयला खनिक 1948 के दशक में। ठीक है, 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लोग 50% खनिज आदिवासी थे। मतलब 1920 के दशक में जो झरिया कहाँ है? बिहार में, और रानीगंज भी कहाँ है? बिहार में। दोनों क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ये भी पूछा जाता है रानीगंज और झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। तो उसमें जो 50% वर्कर जो था ना, वो आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि इस खतरनाक था कि वो अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। समस्या बहुत ही गंभीर था। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर क्या होता है? तो नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। देखिए यहाँ पे क्या 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 हुआ, तो पहले यहाँ से सुनिए, यहाँ पे प्रश्न बनेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको फिर से पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून और व्यापार पर लगी पाबंदियों और नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहा है शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। आप देखिए वहाँ क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बहुत। हुआ था क्या कि जब 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो था ना, वहाँ पे बहुत सारा नियम कानून बना दिया, बहुत तरह टैक्स का बना दिया था। महाजन व्यापारी द्वारा भी शोषण किया जा रहा था आदिवासी को। तो वो लोग क्या किया, सब कुछ देखते देखते फ्रस्ट्रेशन में आके वो क्या किया, बगावत कर दिया। तो पहला बगावत क्या था? 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने 1831 से 32 में कोल आदिवासी ने प्रश्न पूछता है बगावत की, और 1855 में संथाल ने। ठीक है, और बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। और 1940 में क्या हुआ था? तो वर्ली विद्रोह हुआ था। एकदम जितना भी ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले फिर देख लेते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32, और संथाल विद्रोह का बगावत 1855, और मध्य भारत में बस्तर की विद्रोह 1910 में, और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह तो 1940 में। ये एकदम नोट कर लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है ये। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। चलिए
अब क्या है, बिरसा मुंडा के बारे में आ गए हम लोग। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? तो 1870 के दशक में। ये भी प्रश्न आता है, एस्टेट में पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है, बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है, अदरवाइज और सभी बिहार पुलिस मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उनके पिता गरीब थे। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद के इलाकों में मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरी का उद्देश्य सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का समाज हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। किसके साथ? तो वैष्णव धर्म के साथ, जिन्होंने जनेऊ धारण किया। फिर उन्होंने क्या किया? जनेऊआ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। ठीक है, मतलब सीधा सपट्टा हो गए, कोई तरह खराब काम नहीं करना, किसी का शिकार नहीं करना है। मतलब वैष्णव धर्म में शामिल होने के बाद सोचा। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोना का विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर के मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह अपने गैरपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले और अतीत के ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों और नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों का बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। चलिए अब इसका देखते हैं स्रोत क्या है। तीसरा स्रोत है थर्ड, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासी के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, मतलब कोहलू का बैल समझ रहे हैं ना, कि वो तेल वगैरह वहाँ से बनाया जाता है, उसमें डाल दीजिए कोहलू को, बैल को घुमाते रहिए, वही फील कर रहा है एक गीत के माध्यम से। लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाँ यही है मेरी हालात।
नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ, बहुत परेशानी था वही गीत के माध्यम से A.S. सिंह बिरसा मुंडा एंड डीज मूवमेंट प्रिस्टुअल के प्रस्तुत द्वारा किया गया है। ये लास्ट होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग इसको देख रहे थे, हाँ चाहता था वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या होता था? वैष्णव का मतलब क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। वैष्णव का मतलब, अभी जो ये बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म से जुड़े थे, कुछ दिन उसके साथ रहे थे, ठीक है। तो वैष्णव का मतलब विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। किसकी वैष्णव किसको कहते हैं? तो विष्णु को पूजा करने वाले को वैष्णव कहते हैं। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। चलिए, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं को सारी समस्याओं व कष्ट का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1857 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों मतलब दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किया और महाजनों और जमींदारों के संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। यहाँ से प्रश्न बनता है एकदम इम्पोर्टेंट कि सफ़ेद झंडा किसका राज का प्रतीक है? तो बिरसा मुंडा का, ठीक है। सन 1900 में 1900 में बिरसा की हैजे में मृत्यु हो गई। कहाँ पे? 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई, कहाँ पे? तो हैजे में। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जताया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्सों को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। यहाँ पे क्या है? बिरसा मुंडा 60 रुपीस। बिरसा मुंडा की स्मृति में जारी किया गया डाक टिकट 60 का, है ना। चलिए, अब कुछ प्रश्न है, हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है? तो रिक्त स्थान को भरें, मतलब फिल इन द ब्लैंक। चलिए, क्या है? अंग्रेजों को नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को देश रूप में वर्णित किया। क्या रूप में किया था? तो जंगली और बर्बर रूप में किया था। जंगली और बर्बर। क्या है? अंग्रेजों ने आदिवासी को जंगली और बर्बर रूप में वर्णित किया था। चलिए, ख नंबर प्रश्न है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो बिखेरना कहा जाता था। झूम की खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? तो बिखेरना कहा जाता था। बिखेरना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिखेरना कहा जाता था। गो नंबर प्रश्न है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया था। क्या चीज का मिल गया था? तो भूमि का स्वामित्व मिल गया था। क्या चीज का? तो भूमि
भूमि का स्वामित्व मिल गया था। और घ नंबर प्रश्न है लास्ट, असम के डैश और बिहार के डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने जाते थे, क्या चीज़ के लिए? तो बिहार असम में क्या चीज़ के लिए जाने जाते थे? तो चाय बागान के लिए। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। असम में क्या चीज़ के लिए जाना जाता था? तो चाय बागान के लिए, चाय बागानों, और बिहार में कोयला खानों, चलिए, और क्या था? असम में चाय बागान और बिहार में कोयला खानों के लिए आदिवासी जाने लगे थे। और प्रश्न है, देख लेते हैं। हाँ, अभी और प्रश्न है, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, सही और गलत को बताएं। 2 नंबर प्रश्न है। कौन नंबर प्रश्न है? झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज बोते थे? नहीं, वो जंगल को साफ करके वहीं पे बीज को छिड़काव बिखेरते थे। ख नंबर प्रश्न है, ये गलत है। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे, एकदम सही है। वो खरीद के व्यापारी लोग क्या करते थे? वो बेच देते थे। गो नंबर है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं को यकीन न करे, एकदम सही बात है। ये बोला था जब वो कौन सा धर्म में गया था? वैष्णव धर्म में। विष्णु को पूजा करने वाला को वैष्णव कहते हैं, भी सही है। और लास्ट प्रश्न है घ नंबर क्या है? अंग्रेज आदिवासियों के जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे? नहीं, उसको तो बर्बाद करना चाह रहा था, ये गलत है। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में देखेंगे हम लोग, शॉर्ट और ये कर लिए जितना था। तो ये लेसन था 4 था, टॉपिक था आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर दिए, और इम्पोर्टेंट जहाँ था हम अंडरलाइन भी कर दिए हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है। और रही दूसरी बात, तो आप लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक का टोटल सोशल साइंस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारा चैप्टर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सभी का क्लास आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।